नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और आपका स्वागत करते हैं टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस की इस नई वीडियो में। और हम बातें कर रहे थे कक्षा 10 के बच्चों से। कक्षा 10 के बच्चों से बातें करते हुए हमने पिछली वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये पढ़ रहे थे, ये चैप्टर को पढ़ रहे थे इतिहास के। और उसमें हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से अब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। और हम लोग इसमें जो है इटली के एकीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे और जो सारी चीज़ें छूटी हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। और जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको देखते हैं कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है। राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश प्रेम। और 1789 से पहले क्या होता था कि ये राष्ट्रवाद जो था अपने राजा के प्रति था, अपने राजा के प्रति, यानी कि जो अपने राजा से प्रेम करता वही राष्ट्रवादी है, यानी कि वही देशभक्त है, इस सारी चीज़ों पे। और राष्ट्रवाद का जो भावना को जो है कैसे विकसित की जाए, यानी कि वो दृढ़ कैसी होती है, उसमें राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, राष्ट्रगान होता है, इन चीज़ों के प्रति जो सम्मान होता है हमारा, वही क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। और यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी हम लोगों ने जाना था कि ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। और ये जो यूरोप है ये महाद्वीप है, और उस महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में फ्रांस देश से इसकी शुरुआत हुई थी। यूरोप में जो है यूरोप का राष्ट्रवाद जो शुरुआत हुआ था 1789 में, और इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी, तो फ्रांस में हुई थी। ओके। और जो है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, यानी कि पहली अभिव्यक्ति भी वही है, फ्रांस में हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े। नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में क्या बदलाव किए थे। नेपोलियन ने सिविल कोड लाया था, और यह सिविल कोड कब लाया था, 1804 ईस्वी में लाया था। और इसी सिविल कोड को ही क्या बोला जाता था, नेपोलियन कोड भी कहा जाता था। इसने बहुत सारी चीज़ें, बहुत अधिकार इसने दिए। समान हैसियत रखने के लिए दिया, संपत्ति के अधिकार दिया, यानी कि जन्म के आधार पे किसी को भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, इस सारी चीज़ों को उसने ख़त्म भी किया था। इसने किसानों को दास्ता और जागीरदारी को ख़त्म किया था, जो दास्ता होती गुलामी उसको ख़त्म किया था। जागीरदारी प्रथा ख़त्म की थी, यानी कि जो जमींदार लोग हैं जो अपना एक ज़मीन पे शासन जमाए रखते थे वो चीज़ें। और शहरों में प्रचलित मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त किया था। यातायात के संचार को साधनों को सुधारा था नेपोलियन ने। और नेपोलियन के बारे में यूरोप के अन्य इलाकों में क्या उसकी भावनाएं थी, तो मिली जुली भावनाएं थी। और जो है फ्रांस की सेना को, जो अन्य इलाके थे उसके, जो अगल बगल के क्षेत्रों पे कब्जा किया गया था फ्रांस के द्वारा, तो सेना को उन लोगों ने सोचा कि ये दूत बन के आए हुए हैं, और उनकी कुछ ही समय के बाद जल्द ही उनकी भावनाएं बदल गई थी। और शासन व्यवस्था में उसने राजनीतिक आज़ादी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। टैक्स में भारी बढ़ोतरी की थी जो अन्य इलाके थे। और जो है ज़बरदस्ती क्या करता था, फ्रांस की सेना में भर्ती कराता था नेपोलियन। और फिर उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति के पहले यूरोप की क्या स्थिति, यानी कि फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी उससे पहले की क्या स्थिति थी। तो उससे पहले की स्थिति ये थी कि जो यूरोप था वो छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, और छोटे छोटे शासक थे, कमज़ोर शासक थे, कुछ उसमें जो मजबूत शक्तिशाली राजा थे तो वो अधिकार करते थे उस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे भागों में ये बटा हुआ है जो यूरोप के जो फ्रांस, तो जैसे जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये कई सूबों, कई प्रांतों में बटा हुआ था। इसमें कई शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, कमज़ोर भी होते थे, और इनका कोई साझा पहचान नहीं होती थी, उनकी कोई साझा पहचान, यानी कि एक पहचान नहीं होती थी। तो आगे हम लोग इसके शुरुआत करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली है। अब हम शुरुआत करते हैं। 18वीं सदी के यूरोप का कुलीन वर्ग कैसा था। ठीक है, कुलीन यानी कि कुलीन का ही अर्थ क्या होता है कि कुलीन का जो अर्थ होता है धनी लोग, जो अमीर लोग होते हैं वे। कि 18वीं सदी के यूरोप का कुलीन वर्ग यानी कि अमीर लोग कैसे हुआ करते थे। अमीर लोग यानी कि यूरोपीय महाद्वीप में जमीन से संपन्न कुलीन वर्ग हमेशा से ही सामाजिक और राजनैतिक तौर पर प्रभावी हुआ करता था। यानी कि जो लोग धनी थे, अमीर थे, वो पहले से ही सामाजिक यानी कि राजनीतिक इन सब में वो क्या थे, सम्माननीय थे, और इन्हीं लोग का सम्मान किया जाता था। और क्या है, कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली जो थी एक जैसी थी, यानी कि वहाँ पे जितने भी अमीर लोग थे उनकी जीवन शैली यानी कि उनकी जो रहने सहने का जो ढंग था वो सब का सब कैसा था, एक ही जैसा था। और इसके बाद कोई लेना देना नहीं था, यानी कि कह रहे कि जिसका इस बात से कोई लेना नहीं देना था कि वह किस क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक है, वो किस क्षेत्रों में रह रहे हैं, इनसे कुछ भी लेना देना नहीं था। जो अमीर लोग थे वो कहाँ पे रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो थी उनसे कुछ लेना देना नहीं था।
और शायद इसी जीवन शैली के कारण वे एक सूत्र में बंधे रहते थे, यानी कि जितने भी अमीर लोग थे, हाँ, जितने अमीर लोग थे वो सभी के सभी एक साथ क्या थे, बंधे हुए थे। आज के भी समय में जो अमीर लोग हैं वो अमीरों लोग के इलाज से, यानी कि जितने पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो एक ही साथ रहते हैं और बाकी गरीबों से कोई मतलब नहीं है। और फिर उसके बाद है उनकी जो जागीरें, जागीरें मतलब जो संपत्ति होती थी ग्रामीण इलाकों में होती थी, आलीशान बंगले शहरों में होते थे। यानी कि जो उनकी संपत्ति होती थी, जमीनें होती थी और बाकी चीज़ें जो होती थी वो ग्रामीण में होती थी, लेकिन उनके रहने का आलीशान जो महल होता था, घर होता था, वो कहाँ होते थे, शहरों में होते थे। आपस में संबंध बनाए रखने के लिए उनके परिवारों के बीच शादियां भी होती थी। सही बात है भाई, जब अमीर है तो अमीरों के घर ही शादी करेंगे, गरीब के घर क्यों करेंगे। तो जो अमीर होते थे वो आपस में ही शादियां करते थे अपने आपस में संबंध को बनाए रखने के लिए। वे फ्रेंच भाषा बोलते थे, यानी कि जो क्या करते थे वो फ्रेंच भाषाएं बोलते थे आपस में। वो होता है ना कि जैसे कि आप जो गांव से रहते हैं तो अपना भोजपुरी यूज करते हैं, और जो शहर में रहते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना हिंदी यूज करते हैं। अपने को क्या करते हैं, गांव वालों से थोड़ा अलग दिखाते हैं, दिखाएंगे ही तो, और अपने आप को थोड़ा सा उच्च दिखाते हैं, ये सी चीज़ें। तो वैसे वहाँ के भी लोग थे, उस टाइम के भी लोग थे, फ्रेंच बोलते थे, यानी कि हम लोग जो ग्रामीण लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे अलग दिखें। वो उनकी क्या थी, खास पहचान थी उस चीज़ें। और आगे है कि यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ। ठीक है, देखो भाई, अब यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, मध्यम यानी कि मिडिल क्लास के लोग कैसे उसका उदय हुआ। यानी कि आज से 350 साल पहले, यानी कि 1789 से पहले जो था, बस वहाँ पे क्या थे, पादरी लोग थे जो मंदिर या चर्च में, एक पादरी लोग कहाँ रहते हैं, पोप, जिसको ये पादरी बोला जाता था, सीधे सीधे ठेठ भाषा में कह सकते, जो बाबा लोग थे वो लोग, वो उनका वर्ग था। और एक कुलीन वर्ग, यानी कि जो अमीर लोग थे ना, जो अमीर लोग थे ये, और एक मजदूर वर्ग। यानी कि उस 1789 से पहले का जो वर्ग था क्या था, एक पादरियों का था, एक कुलीन वर्ग था और एक मजदूरों का था। ये 3 कैटेगरी थी, या सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि एक अमीर था, एक गरीब था, बीच वाली कोई भी क्लास नहीं थी, यानी मिडिल क्लास या मध्यम क्लास के कोई लोग नहीं थे। तो 1789 यानी कि फ्रांस की क्रांति के बाद से क्या हुआ कि इन्हीं मजदूरों में कौन कौन से लोग आते थे, किसान लोग आते थे, महिलाएं आती थी, दास आते थे, यानी कि जो नौकर होते थे वे लोग आते थे। अब क्या हुआ कि ये मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ, इन्हीं लोगों में से, मजदूरों यानी किसान महिलाओं में से ही शिक्षा लेकर के, यानी पढ़ाई उढ़ाई कर करके अपना व्यापार शुरू किए, यानी कि व्यापार करके अपने आप को आगे बढ़ाएं, आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत की। तो इन्हीं मजदूरों में से, किसानों में से क्या किए कि जो है अपने आप को व्यापार में लाएं और शिक्षा दीक्षा करके क्या किए, अपने आप को आगे लाएं। वही लोग क्या कहलाएं, मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग के लोग कहलाएं। और यही मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग, इन्होंने ही राष्ट्रवाद के जो है शब्द को दिया था, यानी कि राष्ट्रवाद क्या है। और इन्होंने लोगों ने ही कहा था कि अब जो है हमारे देश का अगर विकास आप चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी हो, तो इन राजाओं, जो राजा लोग हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि इस राजा लोग को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा पद से। और हमारा एक क्या होना चाहिए, हमारे जो क्या है, हमारा जो राष्ट्रवाद यानी देश प्रेम, इनको हमको देश से प्रेम करना पड़ेगा, न कि राजा से प्रेम करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हुआ कि पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में उद्योग धंधे में वृद्धि होने लगी थी, यानी कि वृद्धि करने के लिए, यानी कि यही मजदूर लोग, किसान लोग, महिलाएं लोग जो है शिक्षा लेकर के व्यापार शुरू कर दिए थे। इससे शहरों का विकास हुआ, यानी कि जब उद्योग धंधे स्टार्ट हुए तो इससे क्या हुआ, शहरों का विकास हुआ। उन शहरों में एक नए व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ, यानी कि जब व्यवसाय बढ़ा, शहरों में व्यवसाय बढ़ा, तो नए वर्ग का जो जन्म बाजार के लिए उत्पादन की मंशा से हुआ, यानी कि जो नया वर्ग था बाजार के उत्पादन की मंशा से हुआ, यानी कि बाजार में जो उत्पादन किया जाएगा उससे हुआ। तो यही जो वर्ग था, यानी कि मध्यम वर्ग कहलाए, यानी जो यही वर्ग था, व्यापारी लोग, यही क्या कहलाए, मध्यम वर्ग है। इस परिघटना ने समाज में नए समूहों और वर्गों को जन्म दिया। इस नए सामाजिक वर्ग में एक वर्ग मजदूरों का था और दूसरा वर्ग मध्यम वर्ग का था। ठीक है, यानी कि वही मजदूरों का, यानी कि जो समाज था, यानी कि जो उत्पादन की वृद्धि करना शुरू किया शहरों में, तो एक दूसरा के, पहला क्या था, मजदूरों का वर्ग था और दूसरा मध्यम वर्ग। यही मध्यम वर्ग कहाँ से निकला था, यही मजदूरों के ही अंदर से निकला था, यानी कि अंतर्गत से। यह किसान जो थे, महिलाएं थी, वो शिक्षा दीक्षा लेकर के क्या की, अपना व्यापार शुरू की। और मध्यम वर्ग के जो मुख्य हिस्सा थे, उद्योगपति थे, व्यापारी थे और व्यवसायी लोग थे। इसी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय एकता की क्या की, भावना को
एक रूप प्रदान किया, यानी कि राष्ट्रवाद का जो उदय था, यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी, राष्ट्रवाद का जो विचार था, इन्हीं मध्यम वर्गों ने स्टार्ट किया था। ठीक है। फिर उसके बाद था कि यूरोप में 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में कौन से सुधार हुए। ठीक है। यूरोप में अब आर्थिक, यानी कि आर्थिक स्थिति से कि हमारा जो देश है कैसे विकास करेगा, आर्थिक स्थिति उसकी कैसे मजबूत होगी, इन सारी चीज़ों को कैसे विकसित किया जाएगा। तो 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्रों में कौन से सुधार किए गए। तो 1834 ईस्वी में पर्सिया की पहल पर, यानी कि उसकी योजना पर, जोवरलिन की कस्टम यूनियन का गठन हुआ। बाद में अधिकांश जर्मन राज्य भी इस यूनियन में शामिल हो गए। अब देखो भाई, जर्मन आया शब्द ना, जो जर्मनी है 19वीं शताब्दी से, यानी कि वो 1834 से पहले जो जर्मनी था वो कितने हिस्सों में बटा था, 39 छोटे छोटे हिस्सों में बटा था। यहाँ पे देख सकते हो ये छोटे छोटे 39 हिस्सों में ये क्या था, बटा हुआ था जर्मन। और उसके बोल रहा है कि अधिकांश जो भाग थे क्या हुए, इस जोवरलिन कस्टम में शामिल हो गए। 1934 में, सॉरी 1834 ईस्वी में क्या हुए, जोवरलिन कस्टम यूनियन बनाया गया, एक संगठन बनाया गया। उसमें क्या हुए, जर्मनी के 39 हिस्सों में भाग बटा हुआ था वो क्या हुआ, उसमें शामिल हो गया। चुंगी की सीमाएं समाप्त की गई और मुद्राओं के भी प्रकार को 30 से घटाकर 2 कर दिया गया। जैसे कि जब ये क्या था कि 39 भागों में बटा था जर्मनी जो था वो 39 भागों में बटा था, और यहाँ की जो मुद्राएं भी थी 30 प्रकार की थी। तो इसलिए क्या होता था कि वहाँ के लोगों को व्यापार करने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो देखो प्रॉब्लम्स कैसे, जैसे कि अगर हम मान लें कि हम यूपी में हैं और हमें बिहार जाना हो, ठीक, अब वहाँ की बिहार की मुद्राएं कुछ और हो, यूपी की मुद्रा कुछ और, मतलब मुद्रा रुपया, जो हम लोग का रुपया चलता है ना वो, तो अगर बिहार का अलग हो, यूपी का अलग हो, पंजाब का अलग हो, महाराष्ट्र का अलग हो, तो कितनी दिक्कत होगी, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होगी, व्यापार करने में दिक्कत होगी। पता चलेगा कि यूपी का रुपया कुछ और है, बिहार का कुछ और है, तो इसमें क्या होगी, सारी चीज़ें दिक्कत ही होते रहती। तो इसमें क्या किया गया, चुंगी, यानी कि चुंगी का क्या अर्थ होता है, टैक्स को क्या कर दिया गया, टैक्स को खत्म कर दिया गया। अब जो इनकी 30 प्रकार की मुद्राएं थी, ठीक है, 30 प्रकार के जो इनके पैसे थे उसको बदल करके क्या कर दिया, कम कर करके घटा करके 2 कर दिया गया। 30 से घटा कर क्या कर दिया गया, अब 2 ही प्रकार की मुद्राएं रहेंगी ताकि व्यापार करने में आसानी हो। इस बीच रेल नेटवर्क का विकास का आवागमन और सरल बना दिया गया, यानी कि जो रेल नेटवर्क था 1834 के बाद से क्या कर दिया गया, उसको और अच्छा बना दिया गया ताकि जो व्यापार करने में आसानी हो। इससे एक तरह के आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यानी कि अब क्या हुआ कि जैसे ही इस सबको, यानी कि 30 मुद्राओं को घटा करके 2 कर दिया गया, रेल सुविधा को अच्छा कर दिया गया, तो इनके आर्थिक क्या हुआ, आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हो गया, यानी कि आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो गई, यानी कि उसमें ज़्यादा से विकास शुरू हो गया। फिर उसके बाद है कि ग्रीस की आज़ादी पर एक टिप्पणी लिखी है, यानी कि ग्रीस है। अभी ग्रीस कौन है भाई, अब सोच रहे हो कि ग्रीस क्या है, अरे इसी ग्रीस को क्या बोला जाता है, यूनान बोला जाता है। अब तो जान गए होगे कि यूनान, ओ गुरुजी हाँ हम तो जानते हैं यूनान का नाम, ठीक है, यूनान। अब भाई यूनान ऐसे पूरे आज़ादी पर टिप्पणी लिखी है, तो कह रहा है कि यानी कि जो ग्रीस है यानी यूनान है, यानी कि वो भी किसी के कब्जे में रहा होगा। तो ये जो ग्रीस है वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, यानी कि उस पर जो है, जैसे कि भारत है इस पर कभी अंग्रेजों का कब्जा होता हुआ करता था, उसी प्रकार से ग्रीस पर यानी यूनान पर भी ऑटोमन साम्राज्य जो आज का तुर्की है, ठीक, आज का तुर्की है, उसका शासन हुआ करता था। उस पर देख सकते हैं आप, ये प्यारा ग्रीस है, और इस ग्रीस पर ये जो ऑटोमन साम्राज्य है यानी तुर्की है, इसका क्या था, शासन था। ठीक, इसी चीज को बताया गया कि इसकी आज़ादी के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो ग्रीस की आज़ादी का जो संघर्ष है, यानी कि अब उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी, कब, 1821 ईस्वी में शुरू हुआ था। ग्रीस के राष्ट्रवादियों को ग्रीस के ऐसे लोगों से भारी समर्थन मिला जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था, यानी कि जो अगल बगल देश थे, यानी कि देखो ऑटोमन साम्राज्य किया था, वो लोग थे मुस्लिम, और ये ग्रीस जो ईसाई लोग थे, जो ग्रीस थे वो क्या थे, ईसाई लोग थे। तो ईसाई लोग जो थे मुस्लिमों को पसंद नहीं करते थे, तो जो मुस्लिम लोग थे उनका भाई ग्रीस पे क्या था, शासन था। तो क्या किए थे कि जो अगल बगल के, यानी कि जो ईसाई को मानने वाले ज़्यादा लोग थे उनको क्या कर दिए थे, देश से निकाल दिए थे, ग्रीस से ही निकाल दिए थे। तो उन लोगों का भी समर्थन मिला जिनको देश से निकाल दिया गया था, यानी कि ग्रीस के अगल बगल के जो क्षेत्र थे उनका भी ग्रीस को समर्थन मिल गया कि नहीं अब ठीक है, अब शुरू किया जाए कि हम लोग ऑटोमन साम्राज्य को क्या करेंगे,
अपने ग्रीस से या फिर अगल बगल से यहाँ से इनको खदेड़ के ही छोड़ देंगे, भगा देंगे। तो इसके अलावा इन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों का भारी समर्थन मिला। प्राचीन ग्रीक संस्कृतियों का सम्मान करते थे, यानी कि जो लोग, यानी कि जो ग्रीक संस्कृति थी, सभ्यता थी, कल्चर था, उसका सम्मान करते थे। जो कौन से लोग? पश्चिमी यूरोप के लोग। तो ये लोगों का भी इन लोगों को साथ मिला, ग्रीस को साथ मिला, ईरान को साथ मिला। तो इन्होंने लोग क्या किया? तुर्की को या ऑटोमन साम्राज्य को वहां से भगा दिया। मुस्लिम साम्राज्य के विरोध करने वाले इस संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए कवियों, कलाकारों और जन भावनाओं को इसके पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश की गई। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ग्रीस उस समय ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। अभी जो मैंने बताया। अब देखो भाई, अब इसका विरोध करने के लिए, मुसलमानों को विरोध करने के लिए कवियों की, यानी कि कवियों का, कलाकारों का, यानी जन में भावना, यानी जो लोग थे वहाँ पे, कि ग्रीस को आज़ाद कराने के लिए, राष्ट्रवाद को, यानी देश प्रेम के लिए, इस ऑटोमन साम्राज्य को भगाना है, तुर्की को भगाना है। तो कवि लोग जो थे अपनी कविताओं के माध्यम से, कविता को लिख लिख के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को जागृत करते थे, यानी उनकी भावनाओं को जगाते थे, देश प्रेम, यानी कि इस क्या करना है, ऑटोमन साम्राज्य को भगाना है। और जो कलाकार थे, जो नाटक वाटक करते थे, मंचों पे नाटक करते थे, वे लोग क्या करते थे? नाटक के माध्यम से कि देश के प्रति आप कैसे जागरूक होंगे, देश के प्रति आपका प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, इस सारी चीज़ों को कविताओं के माध्यम से, कला नाटकों के माध्यम से ये प्रदर्शित किया जाता था कि क्या करिए, अपने देश को आज़ाद कराइए। आखिरकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी मीन्स होता है वादा करना। ट्रीटी मीन्स क्या होता है? वादा। एक वादा हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल के अनुसार ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई ने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत कर दी, यानी कि जो पढ़े लिखे थे व्यक्ति लोग थे, वहाँ को राष्ट्रवाद की जो भावना थी और विकसित कर दी और मजबूत कर दी। एक वादा किया गया था इससे कॉन्स्टेंटिनोपल से के द्वारा 1832 में। सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो ग्रीस है वह कब आज़ाद हुआ था? तो 1832 ईस्वी में ये आज़ाद हो गया था। ओके। फिर उसके बाद है ग्रीस की आज़ादी पर एक टिप्पणी लिखिए। तरह की ग्रीस की, सॉरी ये तो अभी हम लोग पढ़ी लिए, ये डबल हो गया हमको लग रहा है। अब आते हैं, देखो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इटली का एकीकरण पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो ये है इसको आप ये कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि जो इटली का एकीकरण है, एकीकरण का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये जान लीजिए कि इटली का जो एकीकरण होता है ये क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना होता है। इकट्ठा करना मतलब एकजुट करना। ठीक है, एकीकरण का मतलब एकजुट करना, इकट्ठा करना ये होता है। तो इटली में एकीकरण का जो है, ये बात कैसे हुई कि इटली को एकीकरण किया जाए? पहले तो जो इटली था वो जो था, आवाज है सही? ओके। जो इटली था ये क्या था? 7 प्रांतों में अलग अलग बटा हुआ था, यानी कि इस प्रांत में बटा हुआ नहीं था, इस पे 7 अलग अलग लोगों का कब्जा था। इटली पर 7 अलग अलग लोगों का कब्जा था। देखो एक है इस पे, एक यहाँ पर है, एक मिडिल में है, ये एक मध्य में है, एक ये वाला है और एक ये है। इतने 7 यानी कि इटली जो था क्या था? 7 भागों में बटा हुआ था। इस पे 7 लोगों का कब्जा था। उस पर कह सकते हैं सीधे सीधे कि 7 साम्राज्य का या 7 राजाओं का उस पर कब्जा हुआ था। अब जो है हम लोग इसको शुरू करते हैं। कह रहे कि इटली का भी राजनीतिक अलगाव और विघटन एक लंबा इतिहास है। कह रहे कि इटली का भी जो एक इतिहास है उसका लंबा इतिहास है। कह रहे कि इटली में एक तरफ बहुराष्ट्रीय संवर्ग्स नहीं है, हैबर्स वर्ग का, इटली में एक तरफ राष्ट्रीय हैबर्स साम्राज्य का शासन था, तो दूसरी ओर कुछ हिस्सों में कई छोटे छोटे राज्य थे। यानी कह रहा है कि जो यहाँ पे मेन इटली के जो राजघराना था उसका शासन था और बाकी छोटे छोटे राज्यों पर अलग अलग शासन था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। यानी कह रहा है कि 19वीं जो सदी है, देख रहे हो कि 1800 इटली में 1815, यानी कि 1815 में क्या था? 7 अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था और 19वीं सदी में ये 7 प्रांतों में बटा था। अब देखो भाई ये कौन कौन से बटा था? जैसे ये देखो, सर्डिनिया है, पिडमॉन्ट है। ठीक है, पिडमॉन्ट है। इस पर जो था किसका अधिकार था? ये सॉरी अभी ध्यान से देख लेते हैं। सर्डिनिया और पिडमॉन्ट एक है। फिर उसके बाद
ये एक अलग है, ये एक मध्य है और एक दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो जो सार्डिनिया है और पिडमॉन्ट पर इटालियन राज परिवार का शासन था, यानी कि ये जो पिडमॉन्ट है और सार्डिनिया है, इस पर इटली का ही जो राज परिवार था, जो ओरिजिनल इटली का थे राजकुमार, उनका अधिकार था। और उत्तरी भाग में, यानी कि यहाँ वाले जो भाग है ये वाला, इस पर ऑस्ट्रिया के हैबर्स साम्राज्य का अस्तित्व था। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं इस वाले भाग पर किसका राज्य था? ऑस्ट्रिया का। इस पर अधिकार जो था ऑस्ट्रिया का था। और मध्य भाग में पोप लोग का, यानी कि जो मध्य भाग था ये वाला जो था, किसका अधिकार था? पोप लोग का। यानी कि पोप लोग यानी पादरी, जो पादरी चर्च में लोग बाबा लोग रहते हैं ना, उन लोगों का अधिकार था। और दक्षिण भाग पर, यानी कि ये वाला जो दक्षिणी भाग था, इस पर किसका अधिकार था? स्पेन का अधिकार था। ठीक है, स्पेन का अधिकार था। इटालियन भाषा का कोई स्वरूप नहीं था, यानी कि जो इटली था उसका कोई अपना भी स्वरूप ही नहीं था, उसका कोई अपना स्वरूप ही नहीं था। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि इस भाषा के कई क्षेत्रीय और स्थानीय प्रारूप थे। यानी कि जो इटालियन था इटली के, उसमें जो था उसकी अलग अलग भाषाएं थी, क्योंकि अलग अलग रहेगा ही क्यों ना, उस पर 7 अलग अलग जो छोटे छोटे साम्राज्य थे स्थापित थे, इसलिए उसकी जो भाषाएं थी एक नहीं थी, उसका स्वरूप ही एक जैसा नहीं था। तो 1830 के दशक में ज्यूसेपे मेज़्ज़नी, जिसको जोसेप मेज़नी भी बोला जाता है, ने एक समग्र इटालियन गणराज्य की स्थापना के लिए एक योजना बनाई। यहाँ पे देख सकते हैं कि जोसेप मेज़नी है, ये बाबा को देख सकते हो, है ना। इन्होंने क्या किया कि अब क्यों ना हम इटली को एक करते हैं। इसने जोसेप मेज़नी ने स्टार्ट किया कि ये सोचा कि ये की योजना बनाई कि क्यों ना हम इटली को क्या करें, एक कर लें। लेकिन 1831 ईस्वी और 1848 के विद्रोहों के विफलता के कारण क्या हुआ, इसकी जिम्मेदारी सार्डिनिया, पिडमॉन्ट और इसके शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ जाती है। ठीक, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को भी देख सकते हो, यही है। ये तो काउंट है, ये नहीं है। ठीक, उनका लग रहा है नहीं लगा होगा फोटो, कोई बात नहीं। जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट है उस पे शासक पे यानी विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ जाती है। यानी कि जब यहाँ पे विद्रोह होता है, यानी कि 1831 ईस्वी में और 1848 के विद्रोह के बाद क्या होती है, यानी विफलता हो जाती है कि वो जो योजना बना रहा था जोसेफ मेज़नी राष्ट्रीय इटली का एकीकरण करने के लिए, वो विफल हो जाती है। विद्रोह हो जाता है 1831 ईस्वी में और 1848 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इटली का एकीकरण की योजना किसने बनाई थी? तो जोसेफ मेज़नी ने बनाई थी, या किसको श्रेय जाता है? इटली की एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो जोसेफ मेज़नी को जाता है। अब उसके बाद जो 1848 और 1831 के विद्रोह के बाद क्या हो जाता है, इमैनुअल द्वितीय पर इसकी जिम्मेदारी आ जाती है, जो कि इटली का शासक था। उस क्षेत्र के शासक वर्ग को लगने लगा था कि इटली के एकीकरण से आर्थिक विकास तेजी से होगा। यानी कि जो उस क्षेत्र में लोग थे कि अगर इटली का एकीकरण किया जाएगा तो इसका आर्थिक विकास बहुत तेजी से होगा। अगर एक हो जाएगा तो इसका आर्थिक विकास क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। यानी कि देश क्या करेगा, बहुत तेजी से डेवलप करेगा, विकास करेगा। इटली के विभिन्न क्षेत्रों को एक करने के आंदोलन की अगुवाई जो है प्रधानमंत्री काउंट काबूर ने की थी। यानी देखो भाई, जो इटली की क्षेत्रों को, विभिन्न क्षेत्रों को आंदोलन की अगुवाई, यानी कि जो कह सकते हो अध्यक्षता करने की, काउंट काबूर को जाती है। ये काउंट काबूर है, देख सकते हो कि वह तो यानी कि जो थे वो इटली के उन धनी और पढ़े लिखे लोगों में से जिनकी संख्या काफ़ी थी। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री काउंट काबूर हैं, काउंट काबूर ये क्या है, ये इटली के उन धनी क्षेत्रों से आते हैं कि इनका जो ये जो थे बहुत धनी परिवार से थे और पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे। उसे ने यानी कि बोला कि उसे भी इटालियन से भी ज़्यादा फ्रेंच भाषा पर महारत हासिल थी। यानी कि इसको जो काउंट काबूर है, काउंट काबूर को इटालियन भाषा से ज़्यादा किस पर ज़्यादा महारत हासिल थी? तो फ्रेंच भाषा पर महारत हासिल थी। उसने फ्रांस के एक कूटनीति गठबंधन किया, यानी कि फ्रांस के साथ क्या किया, उसने कूटनीति गठबंधन किया और इसलिए 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की सेना को हराने में कामयाब हो गया। अब देखो भाई, एक कहानी है छोटी सी कि जो काउंट काबूर थे, है ना, काउंट काबूर थे, यहाँ देख सकते हो कि हमने बताया था कि उत्तरी भाग में क्या था, इस वाले भाग में
यानी कि इस उत्तरी वाले भाग में यहाँ पे किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो काउंट काबूर ने क्या किया कि फ्रांस जानता ही था, तो फ्रांस से जाके मिल गया, एक कूटनीति अपनाई कि भैया जो फ्रांस है, कि फ्रांस का जो दुश्मन है ऑस्ट्रिया भी है और इटली का भी दुश्मन है, तो क्यों ना हम लोग एक साथ मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या करेंगे, उस ऑस्ट्रिया को भगा देते हैं, यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। तो 1859 ईस्वी में, ये याद रखेंगे कि 1859 ईस्वी में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया को वहाँ से हटा दिया गया, इटली पर से हटा दिया गया, उत्तरी भाग में से क्या किया गया, हटा दिया गया। फिर उसके बाद हुआ कि उस लड़ाई में सेना के जवानों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया था। यानी कि जो सेना थी उसके अलावा भी जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, जो हथियार जलाना जानते थे, वे लोगों ने भी हिस्सा लिया था, जिसकी अगुवाई जो थी जियुसेप्पे गैरिबाल्डी ने की थी। ठीक है, यानी कि उस सेना की अगुवाई किसने की थी? गैरिबाल्डी ने की थी। 1860 के मार्च महीने में वे दक्षिणी इटली और टू सिसिली राज्य की ओर बढ़े। अब देखो भाई, हमने बताया था कि जो दक्षिणी भाग था, एक दक्षिणी भाग पर किसका अधिकार था? स्पेन का अधिकार था। यानी कि ये वाला जो भाग है, किसका अधिकार था? इस पर स्पेन का अधिकार था। तो उस दक्षिणी भाग में गैरिबाल्डी जो था वो क्या था? एक नाविक था। ये जो था एक नाविक था, नाव चलाना बहुत अच्छा से जानता था। तो इसने क्या किया, दक्षिणी भाग को जीतने के लिए, कि वहाँ के दक्षिणी भाग लोग, वहाँ पे जो लोग थे किसान लोगों से जाके मिल गया, और किसानों लोगों की मदद से, किसान लोगों की मदद से क्या किया, स्पेन को पराजित किया और स्पेन को वहाँ से भगा दिया। फिर उसके बाद यानी कि 1860 ईस्वी में दक्षिणी भाग को भी क्या किया, गैरिबाल्डी ने जीत लिया। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन प्राप्त किया, जीत लिया। फिर स्पेनिश शासकों को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुआ। यानी कि बोल रहा है कि जो गैरिबाल्डी था वहाँ के दक्षिण भाग में स्पेनिश लोगों को क्या किया, भगाने में कामयाब रहा। 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को समग्र इटली का क्या कर दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन इटली के आम जन का एक बहुत बड़ा भाग इस उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के बिल्कुल अनभिज्ञ था। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उस टाइम, इसलिए उन लोगों को ये सारी चीज़ों, यानी कि इस सारी खबर के बारे में पता ही नहीं था। ऐसा शायद उसमें फैली हुई अशिक्षा का कारण था। भाई अब क्या हुआ कि जब दक्षिणी भाग से भी, यानी कि इस भाग से भी जब इटली का अधिकार हो गया, यहाँ पे भी इटली का अधिकार हो गया। पहले तो यहाँ इटली का अधिकार ही था, बस ये वाला बच गया था, इनको भी हटा के अब क्या किया गया, पूरे समग्र इटली में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। ठीक, अब शिक्षा को ख़त्म किया जाएगा वहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे अभी जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग अब आगे क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में। तो इतनी सारी चीज़ें थी इटली को आज़ाद कराने में, इटली को एकीकरण करने में गैरिबाल्डी का रोल था। ठीक है, जोसेफ मेज़नी का रोल था। पूछता है कि दक्षिणी भाग को, यानी कि इटली का दक्षिणी भाग को किसने जीता था, स्पेन को किसने हराया था? तो गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी कौन था? नाविक था। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।